नमस्ते एवरीवन। हम चैप्टर 3 कर रहे थे अपनी क्यूरियोसिटी क्लास 6 बुक का, जो हमने पार्ट 1 में कवर अप किया। उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम इस पार्ट को कंटिन्यू करते हैं वहीं से। तो सबसे पहले हमने देखा था कि माइंडफुल ईटिंग अ पाथ टू अ हेल्दी बॉडी। इसमें हमने देखा कि सबसे पहले कि फूड आइटम्स हम हर एक टाइम हर एक दिन अलग अलग खाते हैं, यानी कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है फूड आइटम्स में। फिर देखा हमारे पास ही नहीं बल्कि जो ट्रेडिशनली फूड आइटम्स हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, उसमें भी क्या है, वैरायटी है। और पर्टिकुलर जो क्रॉप ग्रो की जाती है वो भी अलग है, क्योंकि जो जिस स्टेट में क्रॉप ग्रो की जाती है उसी के अकॉर्डिंग उनका जो ट्रेडिशनल फूड आइटम्स है वो इन्फ्लुएंस करता है। जो जहाँ पे ग्रो होगा वो लोग वहीं उसी के अनुसार उन फूड आइटम्स को कंज्यूम करते हैं, उसी क्रॉप से प्रिपेयर करते हैं जो भी वहाँ पे क्रॉप्स होती हैं। फिर हमने देखा क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस यानी कुकिंग प्रैक्टिसेस बहुत चेंज हुई है टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट की वजह से। फिर हमने कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया, कार्बोहाइड्रेट के बारे में देखा जो कि प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। फैट देखा जो हमें एनर्जी देता है टू कीप अस वार्म, स्टोर्ड एनर्जी की फॉर्म है। प्रोटीन देखा जो बॉडी बिल्डिंग फूड आइटम है। और फिर हमने विटामिन्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ा कि कौन ये हमें क्या है, डिफिशियंसी डिजीज से प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे बॉडी के रेगुलेटरी फंक्शंस को क्या करते हैं, रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं, मेंटेन करते हैं बॉडी फंक्शंस को। और इसके साथ साथ फिर हम आ गए थे टेस्टिंग पर। हमने साइंटिस्ट का कंट्रीब्यूशन भी देखा था, पीएम पोषण योजना। फिर हमने टेस्ट करने पर आ गए कि किसी पर्टिकुलर फूड आइटम में वो फूड आइटम में कंपोनेंट ऑफ फूड प्रेजेंट है या नहीं। न्यूट्रिएंट्स भी यही होते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं कि जो भी कंपोनेंट्स हैं फूड के उन्हीं को न्यूट्रिएंट बोला जाता है। फिर हमने इसके साथ साथ हमने ये भी देखा था कि रफेज होता है, ठीक है, डाइटरी फाइबर बोलते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस वाटर की। अब देखना है कि किस फूड आइटम में कौन सा न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है या नहीं। तो पहले हमने देखा स्टार्च का, उसके लिए हमने डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन की ड्रॉप्स ऐड ऑन की और फिर देखा कि चेंज हुआ कलर या नहीं। अगर ब्लैक कलर हो गया तो यानी उसमें स्टार्च है, अदरवाइज नहीं है। ऑयल के लिए, फैट के लिए क्या किया कि हमने पेपर रैप कर दिया फूड आइटम में और हमने ऑयल पैच की ऑब्जर्वेशन देखकर ली और चेक किया कि उसमें प्रेजेंट है या नहीं वो फैट। अब हम कर रहे थे और हमने यहाँ पे फिर ये भी देखा था कि क्या क्या पर्टिकुलर चीज़ें हमें मतलब नहीं करनी चाहिए, केमिकल्स के साथ क्या क्या नहीं करना चाहिए। प्रोटीन्स के लिए हमने क्या किया, फूड आइटम्स में का पेस्ट बनाया, उसमें 2 से 3 चम्मच तक पानी ऐड किया। जैसे ये जो कर रही हैं ये यहाँ पे इन्होंने पानी ऐड कर रखा है, पहले ही देखो पानी ऐड है, लिक्विड बना हुआ है। ये मोर्टल एंड पेस्टल का इस्तेमाल किया, इनका चूरा बनाया पेस्ट, फिर यहाँ पे टेस्ट ट्यूब्स में पुट ऑन किया, यहाँ पे आपको दिख भी रहा होगा। फिर इसमें क्या किया, ऐड ऑन कर दिया ये वाला ये इसमें इन्होंने डाला पहले कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन की कितनी ड्रॉप्स डालने के लिए बोला इन्होंने, कहा है कि 2 ड्रॉप डालनी है, 2 बूंद बस। एक इन्होंने डाल दी, दूसरी एक डाल रखी है, ये डाल दी, तो 2 ही ड्रॉप डालनी है। फिर कोस्टिक सोडा की इन्होंने 10 ड्रॉप्स डालने के लिए बोली है और फिर उसको अच्छे से शेक करना है, यानी अच्छे से मिक्सअप करना है और उनको कुछ मिनट के लिए जो टेस्ट ट्यूब्स है उनको ऐसे ही छोड़ देना है। अब हम इसकी क्या लेंगे, ऑब्जर्वेशन। क्या आपको कुछ ऑब्जर्व हुआ, क्या कुछ टेस्ट ट्यूब्स का जो कंटेंट है वो वॉयलेट हो गया। वॉयलेट कलर ही इंडिकेट कर रहा है कि इस पर्टिकुलर फूड आइटम्स में क्या प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। तो वॉयलेट कलर आ जाना क्या इंडिकेट कर रहा है, साफ साफ कि फूड आइटम में क्या है, प्रोटीन है। आपको अपनी ऑब्जर्वेशन लिखनी है टेबल 3.3 में। तो आप क्या कंक्लूजन्स निकालेंगे टेबल 3.3 में से, ये है टेबल 3.3 जो आपको इतनी देर से ये है रहा था, ये भी देखेंगे। तो क्या कंक्लूड कर पाएंगे, क्या किसी फूड आइटम में एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट हो सकते हैं। हाँ जी, हो सकते हैं। अब ज़रूरी थोड़ी है कि सिर्फ एक ही चीज़ होगी, उसमें एक से ज़्यादा हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट भी, फैट 2-3 हो सकती है। इन्होंने फिर एग्जाम्पल भी दिया है कि जो पीनट्स हैं यानी कि जो मूंगफली है
उसमें प्रोटीन भी होता है और फैट भी होता है, क्योंकि पीनट बटर, पीनट भी सुना है, और प्रोटीन का तो गुड सोर्स है ये इंडिकेट करता है कि एक फूड आइटम में एक से ज़्यादा मल्टीपल न्यूट्रिएंट्स हो सकते हैं। अगर फूड आइटम इज़ देयर अ फूड आइटम डेट लैक्स एनी ऑफ दीज न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने ऐसा कोई न्यूट्रिएंट फाइंड आउट किया जिसमें कि कोई सा भी न्यूट्रिएंट ना हो, और कौन से फूड आप कंज्यूम करते हो डेली, और गुड सोर्सेज कौन कौन से हैं, तो वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे इन्होंने पूरी एक लिस्ट दे दी है, तो आपको बताना है कि ये आपको खुद से ऑब्जर्वेशन लिख के भरना पड़ेगा। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट्स हमने 3 किए हैं उन सब का क्या है, एक निष्कर्ष टाइप में है। पहले में क्या है, नेम है जो भी हमारे फूड आइटम्स है। दूसरे में क्या है, जो हम स्टार्च का टेस्ट करेंगे। स्टार्च का टेस्ट कैसे करेंगे कि बिफोर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था, आफ्टर आयोडीन टेस्ट कैसा कलर था, कलर आपको लिखना है। ऑयल पैच में क्या है, 2 चीज़ें हैं कि आपका प्रिडिक्शन, जैसे आप कहते हो कि जैसे पीनट में आप कह रहे हो कि प्रिडिक्ट कर रहे हो कि इसमें क्या ऑयल पैच बनेगा, तो यहाँ पे यस लिख दो। और ऑब्जर्वेशन क्या है, यानी निकल के क्या है रिजल्ट, वो भी यस आएगा। ठीक है, नो आ रहा है तो यानी आपने अच्छे से नहीं किया, क्योंकि पीनट में तो फैट होता ही है। कलर क्या है, प्रोटीन टेस्ट में फूड आइटम का बिफोर प्रोटीन टेस्ट कैसा कलर था और आफ्टर प्रोटीन टेस्ट, क्योंकि जैसे यहाँ पे ब्लू ये वाला था, अगर हमारा वॉयलेट कलर आ जाता है तो वो क्या है, उसके अंदर प्रोटीन है। फिर यहाँ पे आपको यस नो फिलअप करना है, इसके हिसाब से ये आएगा। अगर स्टार्च में कलर हो गया हमारा ब्लू ब्लैक, तो यहाँ पे स्टार्च में यस आ जाएगा। और अगर ऑयल में ऑयली पैच ऑब्जर्व हुआ तो फैट में यस आ जाएगा। और अगर वॉयलेट कलर ऑब्जर्व हुआ प्रोटीन के टेस्ट में तो उसमें प्रोटीन में यस आ जाएगा। अब बैलेंस डाइट की बात करते हैं, जैसे कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या सबके लिए सेम है? क्या आप और आपके ग्रैंड पेरेंट्स को सेम टाइप ऑफ फूड चाहिए, सेम अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स चाहिए? नहीं। देखो भाई, जो डाइट है वो वेरी करती है। आपकी एज क्या है, जेंडर क्या है, फिजिकल एक्टिविटी किस लेवल की करते हो, आपका लाइफस्टाइल क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है। अब देखो हो सकता है किसी के अंदर कैल्शियम की कमी है तो वो कैल्शियम ज़्यादा खाएगा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है, आपका कैल्शियम लेवल ठीक है तो आप नॉर्मल लेवल से टेकअप करोगे। तो हम जो फूड कंज्यूम करते हैं, अब जो आपने एक 3.1 एक्टिविटी में किया था, तो आप चेक करके आओ क्या सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं जो आपको चाहिए। अगर नहीं है तो उनको भी फूड आइटम्स को, उन फूड कंपोनेंट्स को ऐड करो जो कि आपके लिए ज़रूरी हैं। एक डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हों, जो हमने न्यूट्रिएंट्स की बात की, उसके साथ साथ उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स हो, यानी कि रफेज हो। ठीक है, डाइटरी रफेजेस हो और वाटर भी हो, राइट अमाउंट में हो। ये नहीं कि पानी पी रहे हो तो पानी ही पी रहे हो और कुछ नहीं खा पी रहे हो, कुछ किसी के पीछे नहीं पड़ना, और राइट अमाउंट में सही मात्रा में लेने होते हैं प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट की बॉडी के लिए। तो उसे क्या बोलते हैं, बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो यहाँ से बैलेंस डाइट की डेफिनेशन आपको समझ आई कि क्या है, एक डाइट जिसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, साथ साथ वाटर और रफेज होते हैं राइट अमाउंट में, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए नेसेसरी है। तो ऐसी डाइट को क्या बोलते हैं हम, बैलेंस डाइट बोलते हैं। क्या चेंज होगा अगर आप अपनी डाइट को बैलेंस डाइट बना लोगे? तो भाई अच्छी बात है, आप हेल्दी रहोगे, आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, कमी नहीं होगी, डिजीज़ से बचोगे, प्रॉपरली बॉडी फंक्शन करेगी, फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट सब अच्छे से होगा। चलो अब कंपैरिजन करते हैं। न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है किस किस की, पोटैटो वेफर्स, यानी कि जो पोटैटो के चिप्स होते हैं, ये ब्रांड का नाम यूज़ ना करके इन्होंने सिंपल बताया कि पोटैटो वेफर्स। और एक पैकेट है रोस्टेड चने का, तो इनका कर रखा है कंपैरिजन, यानी कि पर 100 ग्राम में कितनी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन है, कितना न्यूट्रिशन हमें इनसे मिलेगा। तो देखो भाई, इसको एनर्जी मिलेगी, फर्स्ट वाले में देखोगे एनर्जी कितनी मिल रही है, 536 किलो कैलोरी। इसमें फैट 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53, प्रोटीन 7 ग्राम, डाइटरी फाइबर 4.8 ग्राम। तो और इसकी एनर्जी 355, फैट है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट सारे आपको दे रखे हैं। आप न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप ये बताइए आप कौन सा चूज़ करेंगे और क्यों करेंगे, बताइए। तो देखो हम चूज़ ऐसे करेंगे, देखो कार्बोहाइड्रेट किस में ज़्यादा है, चने में ज़्यादा है। प्रोटीन किस में ज़्यादा है, चने में ज़्यादा है। डाइटरी फाइबर किस में ज़्यादा है, चने में ज़्यादा है।
लेकिन एनर्जी इसमें ज़्यादा है और फैट भी इसमें ज़्यादा है, राइट। तो हमें यहाँ से ये पता चला कि इन तीनों कैटेगरीज़ में तो ये ज़्यादा है और इसमें ये ज़्यादा है। एनर्जी तो इसलिए ज़्यादा है क्योंकि इसमें फ़ैट ज़्यादा है, क्योंकि इसमें ऑयल ज़्यादा है और इसमें ऑयल नहीं है, तो फैट ये कम है। तो अगर हम बात करें तो ओवरऑल चीज़ों को देखें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। और अब आगे हम इसका रीज़न आपको एकदम से लगेगा ये कैसे वो कैसे, अब आप नीचे पढ़िए। ये तो आपने खुद ही सुना होगा कि ऑयली फूड, ये जो बाहर का जो जंक फूड है, इन सब से बच के रहना चाहिए। तो इन्होंने कहा कि आप कौन सा चूज़ करेंगे, हम रोस्टेड चना चूज़ करेंगे क्योंकि ये रिलेटिवली ज़्यादा हेल्दी है, कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, डाइटरी फाइबर, तीनों ही चीज़ इसमें क्या है ज़्यादा है। कुछ फूड आगे लिखा गया है, कुछ फूड क्या होते हैं जिनमें हाई कैलोरीज होती है, क्यों, क्योंकि इनमें हाई शुगर और फैट होता है, जिसकी वजह से इनके अंदर लो अमाउंट ऑफ प्रोटीन, मिनरल और विटामिन होते हैं। ऐसे फूड को क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। इन्होंने खुद ही बता दिया कि ये इसमें ये दो चीज़ ज़्यादा हैं, ज़्यादा क्या क्या है, एनर्जी है और फैट है। एनर्जी को कैलोरी भी बोलते हैं। तो ये ज़्यादा क्यों है पोटैटो वेफर्स में, क्योंकि इनमें ज़्यादा शुगर होती है और ज़्यादा फैट कंटेंट होता है, जिससे और इसके साथ साथ इनके अंदर प्रोटीन, मिनरल, विटामिन, फाइबर और सारी चीज़ें कम होती है, सिर्फ शुगर भरी रहती है, और इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, जंक फूड बोलते हैं। अब इस जंक फूड की कैटेगरी में क्या क्या आते हैं, देखो भाई, पोटैटो वेफर्स आते हैं, कैंडी के बार आते हैं जो जैसे चॉकलेट वगैरह, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स आते हैं जिन्हें हम कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं। जब हम इन फूड्स को कंज्यूम करते हैं ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यानी बार बार, तो ये हमारी बॉडी के लिए हेल्दी नहीं रहती और ना ही ये एक अच्छी बात है। ये इंसान को ओबेस यानी कि मोटा बना देता है और जिससे सेवरल हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपको हमेशा रिमेंबर रखनी चाहिए डॉक्टर पोशिता की स्टेटमेंट कि हेल्थ क्या है, अल्टीमेट वेल्थ है। तो आपको अपनी बॉडी की टेक केयर करनी है ताकि आप हेल्दी रह सके, बैलेंस्ड डाइट आपको कंज्यूम करनी है और जंक फूड को अवॉइड करना है ताकि आप एक हेल्दी बॉडी को कंट्रीब्यूट कर सके, और अगर हेल्थ अच्छी होगी तो आपकी लाइफ भी हैप्पी होगी। तो अब आपको समझ आ गया कि जो हमारे जंक फूड्स होते हैं उनके अंदर उनकी खासियत ही क्या होती है कि उनके अंदर कैलोरी और फैट का कंटेंट ज़्यादा हाई कैलोरी होती है, यानी कैलोरी ज़्यादा देखने को मिलती है। किसकी वजह से, या तो उनके अंदर फैट ज़्यादा होगा या फिर उनके अंदर शुगर ज़्यादा होगी। लेकिन और तीनों की तीनों चीज़, जैसे कि ये तीनों कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फाइबर, ये तीनों ही चीज़ उसमें कम हो जाएगी और ये हमारी बॉडी के लिए जंक फूड का काम करेंगी, बेकार हैं ये। तो ये हमारे आते हैं, इन सब को अवॉइड करना चाहिए। अगर आप खाते रहोगे तो मोटे हो जाओगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी। तो आपको बैलेंस डाइट खानी चाहिए और अपनी हेल्थ अच्छी रखनी चाहिए, तभी तो आप हैप्पी लाइफ जी पाएंगे। which of the two foods you studied in activity 3.9 could be labeled as junk food। तो आपने 3.9 एक्टिविटी कहाँ है, अभी आ गई या नहीं आई है, ये रही। तो इसमें से आपको बताना है जंक फूड कौन सा है। तो हम पहले ही बता चुके, पोटैटो वेफर्स है। पैक्ड फूड आइटम्स के बाद इंफॉर्मेशन उनके न्यूट्रिशन के बारे में उनके कवर पेज पर देनी क्या है, कंपलसरी है। जो इन्फॉर्मेशन है, हर एक न्यूट्रिएंट का लिस्ट होता है कि अगर हम जैसे कुछ न्यूट्रिएंट्स बढ़ा भी दिए जाते हैं, उन्हें फोर्टिफाइड फूड्स बोलते हैं। तो ये कह रहे हैं FSSAI, इसकी फुल फॉर्म क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी इंडिया की, जो कि गवर्नमेंट एजेंसी है, फूड क्वालिटी ऑफ इंडिया को रेगुलेट करती है। एक तो इन्होंने एक ये नियम बना रखा है कि जो भी पैकेज फूड आइटम होगा उसके जो कवर पेज पे आपको ये इन्फॉर्मेशन, उनके न्यूट्रिशनल स्टेटस की इन्फॉर्मेशन देनी क्या है, कंपलसरी है। दूसरा क्या है, कई बार क्या होता है कि ना कुछ न्यूट्रिएंट्स ना प्रोसेसिंग के दौरान ऐड ऑन कर दिए जाते हैं। जैसे आयोडाइज्ड सोल्ट था, आयोडाइज्ड सोल्ट का मतलब क्या था कि हमने सोल्ट में, नमक में क्या बना दिया, आयोडीन की मात्रा बढ़ा दी। तो यानी हमने उस खाने की न्यूट्रिएंट्स को क्या कर दिया, ऐड ऑन कर दिया, इंक्रीज कर दिया जब हम उसे प्रोसेस करने लगे। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोर्टिफिकेशन बोलते हैं, ताकि न्यूट्रिशन क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके। कुछ ऐसे ही बेबी फूड्स होते हैं, ये सैरेलेक्स वगैरह कुछ आते हैं ना, तो ये भी क्या करते हैं, फोर्टिफिकेशन देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं मिलेट के बारे में।
मिलेट क्या है? न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स है। सीरियल्स क्या होते हैं? जो भी अनाज की कैटेगरी में आते हैं। अनाज में जैसे गेहूँ, चावल, मक्का, तो ऐसे ही और भी होते हैं। क्या आपने नाम सुना है? ज्वार, बाजरा, रागी, सांगवा। तो ये सब भी क्या है? ये नेटिव क्रॉप्स हैं, ये भारत की क्रॉप्स हैं। यही मूल जड़ों से, जो भारत की मूल जड़ों से निर्मित हैं, ये इजीली कल्टीवेट की जाते हैं डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस में। और ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनस ग्रेन्स होते हैं, यानी बहुत अच्छे अनाज होते हैं। इन्हें हम मिलेट भी कहते हैं। इनका दूसरा नाम क्या है? मिलेट है। मिलेट बोलते हैं इन्हें हम, इनकी कैटेगरी को। जैसे इनका सांगवा लोकल नाम हो गया और स्टैंडर्ड नाम हो गया बार्नयार्ड मिलेट। ठीक है। हैव यू एवर हैड फूड आइटम्स मेड? क्या आपने ऐसा खाना खाया? देखो भाई, बाजरे की रोटी तो सर्दियों में मोस्टली हमारे यहाँ तो खाते ही हैं, ज्वार की रोटी भी। ठीक है। तो ये सब क्या हमारे मिलेट्स हैं। ये पहले ना, ये जो चावल और जो गेहूँ है ये बाद में आया है। जो प्राचीन जो जड़ें हैं हमारे भारत की, वो इन्हीं मिलेट्स पर डिपेंडेंट थी। और ये बहुत ही न्यूट्रिशनल रिच सीरियल्स होते हैं। इन्हें छोटा अनाज, मतलब जो इनका साइज़ है ना अनाज का, वो छोटा होता है। इनके जो ग्रेन्स हैं वो छोटे होते हैं और बहुत न्यूट्रिशंस होते हैं और डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में ग्रो कर सकते हैं, इसलिए हम इन्हें मिलेट भी कहते हैं। देखो इन्होंने आगे बता भी दिया कि मिलेट क्या है? स्मॉल साइज्ड ग्रेन्स हैं, इंटीग्रल पार्ट है, प्राचीन समय से इंडियन डाइट का हिस्सा रहे हैं। ये इन्होंने फिर से रीगेंड, इन्होंने दोबारा पॉपुलैरिटी पानी शुरू करी, क्योंकि बीच में तो इनका चलन बहुत ही कम हो गया था। अब ये दोबारा पॉपुलर इसलिए हुए हैं क्योंकि लोग अब जागरूक हुए हैं। अब इनके हेल्थ बेनिफिट्स से जानकार बन के अब इन्हें दोबारा अडोप्ट करने लगे हैं। इनमें मिनरल्स हैं, विटामिन्स हैं, जैसे कि आयरन, कैल्शियम, डाइटरी फाइबर्स भी होती हैं। यही रीज़न है इन्हें हम न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स देने वाले न्यूट्री सीरियल्स। ये कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली एक बैलेंस डाइट को, जिससे बैलेंस डाइट होती है जो नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए क्या है? इम्पोर्टेंट है। अब आपको फूड माइल्स बताते हैं कि फार्म से और प्लेट तक हमारा जो खाना है वो कैसे आता है, क्या स्टोरी है चपाती की, वो देखते हैं। जो खाना है कैसे आता है, क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से, कितना टाइम फार्म वगैरह लगता है, ये सब हम इस फिगर में देखेंगे। सबसे पहले क्या करता है? फार्मर ग्रो करता है अनाज, जैसे वीट ग्रो किया, फिर उसकी थ्रेशिंग होगी। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं थ्रेशिंग और विनोविंग में, तो आप इसको देखो भाई, ये होती है फसल। फसल के ऊपर ये लगे हुए हैं गेहूँ, ये गेहूँ। जब हम इन गेहूँ को इस पूरे प्लांट के हिस्से से अलग करते हैं, ठीक है, तो उसे बोलते हैं थ्रेशिंग। विनोविंग में क्या होता है कि इस बीज को, इसके साथ जो छोटे छोटे और पार्टिकल्स आ जाते हैं, उसे जब अलग करते हैं इस गेहूं को, तो उसे विनोविंग बोलते हैं। थ्रेशिंग थ्रेशर मशीन से होती है, विनोविंग हवा से होती है। फिर हम इन्हें क्या करते हैं? स्टोर कर लेते हैं, बेच के आते हैं वो स्टोर करते हैं। फिर हमारे ग्रेन्स और जो पैकिंग वाले हैं वहाँ पे जाते हैं, इसकी पिसाई होती है, आटा बनता है। फिर आटा से वो रिटेल शॉप पे आता है और फिर हम वहाँ से ख़रीद के लाते हैं और खाना हमारी प्लेट में आता है। जो एंटायर जर्नी है ना एक गेहूं के बैग की या किसी भी फूड आइटम की, प्रोड्यूसर यानी फार्मर से लेकर कंज्यूमर जो हम हैं, इज़ नोन एज इट्स फूड माइल्स। तो उसे फूड की मील कहते, फूड माइल्स बोलते हैं। तो फूड माइल्स की डेफिनेशन क्या है? जो पूरा का पूरा, देखो मील बोलते हैं, जैसे मील एक तो होता है मील, जैसे चक्की की मील, ऑयल की मील, यानी फैक्ट्री टाइप, और एक होता है मील, हिंदी में बोलते हैं जैसे इतने मील दूरी। तो इस तरीके से ये दूरी की सेंस में फूड माइल्स यूज़ करा गया है कि पूरा का पूरा एंटायर डिस्टेंस जो एक फूड आइटम बनाने वाले से कंज्यूमर तक का पूरा एंटायर डिस्टेंस कवर करता है, उसे फूड माइल कहते हैं। रिड्यूसिंग फूड माइल्स ज़रूरी है, यानी कि इसका जो डिस्टेंस है वो कम करना ज़रूरी है ताकि इसकी जो कॉस्ट है वो कम की जा सके और जो पोल्यूशन ट्रांसपोर्ट में हुआ वो भी कम करा जा सके। तो हमें क्या करना चाहिए? हमने लोकल फार्मर्स को सपोर्ट करना चाहिए, जिससे हमें हेल्दी और फ्रेश फूड आइटम्स मिलते रहेंगे। ठीक है। अब देखो होता ये है कि वो जाके मंडी में बेच के आ रहा है, मंडी से हम लेके आ रहे हैं, 2 बार ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है और कॉस्ट भी बढ़ रही है, क्योंकि जो मिडल पर्सन है वो हर बार क्या बढ़ाएगा? अपना उस पर वो लेगा,
अपना कमीशन रखेगा, जिससे क्या हो रही है, हमारे फूड आइटम्स की कॉस्ट भी बढ़ रही है और जो जो फ्रूट्स हैं वो भी क्या हो रहे हैं, स्टेल हो रहे हैं यानी बासी हो रहे हैं। जबकि फ्रेश चाहिए तो हमें लोकल से ही परचेज़ कर लेना चाहिए। फार्मर को भी फ़ायदा होगा, हमें भी फ़ायदा होगा। मैनी पीपल है वो क्या करते हैं, खाने को वेस्ट करते हैं, अनकंज्यूम्ड फूड को यानी झूठा अपनी प्लेट में छोड़ देते हैं। हमें हमेशा रिमेंबर करना चाहिए जो टाइम और एफर्ट हमारे फार्मर्स या फिर अदर कम्युनिटी मेंबर्स लगाते हैं उस फार्म से, खाने को फार्म से लेकर हमारी प्लेट तक लाने में, उसको हमें क्या करना चाहिए, उस एफ़र्ट और टाइम को हमेशा याद रखना चाहिए। और हमें प्लेट में उतना ही लेना चाहिए जितना हम खा सकें, जिससे क्या होगा, फूड की वेस्टेज कम की जा सकेगी। और आपको टाइम लाइन फाइंड आउट करनी है कि कितना लगभग टाइम लग जाता है फार्म से प्लेट तक आने में। तो भाई देखो बहुत टाइम लगता है, कई महीने तो खेत में रहती है फसल, फिर वो कटती है, बिकती है मार्केट में, फिर वहाँ पे वे मशीन वाले ख़रीदते हैं, पिसती है, बहुत लॉन्ग प्रोसेस है ये। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, ईट हेल्दी, हमें हेल्दी फूड खाना चाहिए, शेयर और रिस्पेक्ट करना चाहिए फूड को। शेयर यानी कि ये नहीं, यानी जो जैसे ज़रूरतमंद है भूखों को भोजन भी देना चाहिए। सेंस इज़ दिस, रिस्पेक्ट करनी चाहिए खाने की, अनदेव की, हेल्दी खाना चाहिए और जो सपोर्ट प्रोड्यूसर्स हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि आप लोकल फूड खाने से फूड माइल्स को कैसे कम कर सकते हैं, फूड के जो इतना बड़ा चक्र है उसको कम कैसे कर सकते हैं। देखो भाई, आपका है ये लोकल, यहाँ आप लोकल कोई फार्मर है, देखो लोकल फार्मर, एक सेकेंड, देखो आप यहाँ रहते हो ऐसे ही ड्राइंग है, यहाँ पे आपका फार्म, आपके पास ही किसान रहता है जो क्या करता है, जो खेत में अपनी फसल बोता है फसल। तो आप क्या करो कि उससे उसकी वो खरीद लो, फ्रूट्स वेजिटेबल्स आप उससे ही खरीद लो, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको खाना क्या मिलेगा, सीधा फार्म टू प्लेट, जो बीच की प्रोसेसिंग है वो नहीं होगी। और अगर आप ऐसे ले लोगे, और नहीं तो कैसे जाएगा कि ये जाएगा मार्केट में बेचने, कहाँ जाएगा, मार्केट में जाएगा, फिर मार्केट से आप लेके आओगे तो यहाँ पे इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, वो मार्केट तक छोड़ के आए उसकी कॉस्ट, फिर मार्केट से आप लेकर आए गाड़ी बस जैसे भी, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगी, और बीच में कमीशन लिया रिटेलर ने वो अलग। तो आपको क्या करना है, डायरेक्ट खरीदना है, जिससे फूड माइल्स क्या हो सके, कम हो सके। अब आपको यहाँ पे कीवर्ड्स बताए गए हैं, ठीक है, ये कीवर्ड्स तो ये तो हमारी वैसी वोकैब होती है जो हर बार रिपीट ही हो रही है, एनालाइज करना, कंपेयर करना, इन्फर, निष्कर्ष, इंटरप्रेट, मीनिंग, इन्वेस्टिगेशन, खोज करना, ऑब्जर्व देखना, प्रिडिक्ट पहले, अनुमान लगाना, सर्वे जो हम घर घर जाके इन्फॉर्मेशन कैरी करते हैं, डैट इज़ सर्वे। अब कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है। क्यूलिनरी प्रैक्टिस जो कुकिंग प्रैक्टिसेस है। डिफिशियंसी डिजीज़ यानी किसी की डिफिशियंसी, कमी से होने वाले रोगों को, विटामिन या मिनरल्स की कमी के कारण होने वाले डिजीज़ को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं। फैट क्या है, स्टोर्ड रिजर्व मटेरियल एनर्जी का। फूड कंपोनेंट्स क्या है, जिन्हें हम न्यूट्रिएंट्स भी कहते हैं। और फूड माइल्स क्या है कि जो डिस्टेंस लगने वाला डिस्टेंस फार्म टू प्लेट, उसे फूड माइल्स कहते हैं। आयोडाइज्ड सोल्ट प्लस आयोडीन। मिलेट्स क्या है, जिन्हें हम छोटे ग्रेन्स होते हैं, न्यूट्री सिरल्स भी कहते हैं, ज्वार बाजरा ये सब। मिनरल्स क्या होते हैं, जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए बॉडी के रेगुलेशन के लिए। न्यूट्रिएंट्स क्या है, फूड के कंपोनेंट्स होते हैं। प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटीरियल है। रिकेट्स क्या है, विटामिन डी की बीमारी की वजह से होता है। रफेज क्या है, डाइटरी फाइबर है। सकरवी विटामिन सी की कमी से। और विटामिन क्या हैं, जो कम क्वांटिटी में लेने होते हैं लेकिन इम्पोर्टेंट हमारे न्यूट्रिएंट हैं, जिनकी वजह हमें डिफिशियंसी डिजीज़ हो सकते हैं उनकी कमी से। अब इसकी समरी देखते हैं। तो जो पीपल है वो डाइवर्स फूड खाते हैं, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, आप अपने अनुसार हम कल्टीवेट करते हैं। क्यूलिनरी प्रैक्टिसेस चेंज हुई है, ठीक है, ये भी बता चुके। कार्बोहाइड्रेट क्या और फैट क्या है, हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्सेज है, जबकि प्रोटीन क्या है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स हैं। बैलेंस डाइट, सारे न्यूट्रिएंट्स राइट क्वांटिटीज़ में होते हैं, जिसके साथ साथ रफेज और वाटर भी होता है। विटामिन और मिनरल हमारी बॉडी को स्ट्रेंथ करते हैं, इन्फेक्शन से बचाते हैं और हेल्दी रखते हैं। डिफिशियंसी हो जाती है तो क्या होते हैं, हमें डिसऑर्डर या डिजीज़ हो जाते हैं। जंक फूड में क्या होता है, अनहेल्दी क्यों होते हैं,
ये अनहेल्दी होते हैं क्योंकि इनमें हाई लेवल ऑफ शुगर और फैट होता है, लेकिन लिटिल प्रोटीन, विटामिन और डाइटरी फाइबर्स देखने को मिलते हैं। मिलेट्स को न्यूट्री सीरियल्स भी बोलते हैं। नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए ज़रूरी है, पहले से ही हमारे इंडियन कल्चर का पार्ट है। जो हम लोकली ग्रोन या प्लांट बेस्ड खाते हैं जितना हो सके, तो उससे क्या होगा, हमारा इन्वायरमेंट और प्लानट बचा रहेगा। जो डिस्टेंस ट्रैवल करने में लगता है उसे फूड माइल्स कहते हैं, हमें इसे कम से कम करना चाहिए। हमें कभी भी फूड वेस्ट नहीं करना, सिर्फ उतना ही लेना जितना हम कंज्यूम कर सके। अब हम अपनी लर्निंग को इन्हांस करते हैं। तो अब आपको बताना है पिक ओड वन आउट, इसमें से एक अलग निकालना है, ठीक है। तो वही निकालते हैं। देखो, ज्वार, बाजरा, रागी और चना, तो इसमें चना आउट हो जाएगा। क्यों? ये तीनों ही क्या हैं, मिलेट हैं, जबकि चना क्या है, पल्सेस लेग्यूम्स में आता है। अब यहाँ पे देखो, किडनी बीन्स, ग्रीन ग्राम, सोयाबीन, ये तीनों ही क्या है, लेग्यूम्स है, लेकिन राइस क्या हमारा सीरियल्स है, तो राइस आउट हो जाएगा। ट्रेडिशनल वर्सेस मॉडर्न क्यूलिनरी प्रैक्टिस डिस्कस करो, बता चुके हैं। जैसे चूल्हा था, मॉडर्न गैस स्टोव आ गया है, पहले सिलबट्टा होता था, अब क्या है हमारा, वो है ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक ग्राइंडर है। एक टीचर से कि गुड फूड में एक्ट एज ए मेडिसिन। रवि इज़ क्यूरियस, ये कह रहे कि टीचर कहती है कि एटलीस्ट लिस्ट एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस दैट ही कैन आस्क। तो वो क्या कैसे पूछ सकता है कि 2 क्वेश्चंस आपको बताने। टीचर कह रही है कि मेडिसिन की तरह काम करता है अगर अच्छा खाना खाते हो। तो रवि 2 क्वेश्चंस पूछना चाहता है, तो वो क्या पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है कि मैम ऐसा कैसे, और दूसरा कौन कौन से फूड्स ऐसे होते हैं। और हम इसका रीज़न भी जानते हैं, मेडिसिन की तरह कैसे, जैसे अगर डिफिशिएंसी डिजीज़ हो जाते हैं तो वही विटामिन अगर हम खा लेंगे तो वो बीमारी ठीक हो जाएगी, वो उसकी मेडिसिन हो जाएगी। जैसे ब्लीडिंग गम्स हैं, तो अगर हमने विटामिन सी कंज्यूम कर लिया तो स्कर्वी की प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। और दूसरा, कौन कौन से फूड आइटम्स में होता है बताओ, उसके फूड आइटम सोर्सेज को कंज्यूम कर लेंगे। सारे डिलीशियस फूड ज़रूरी नहीं कि हेल्दी हो, और ये भी नहीं कि सारे जो न्यूट्रिशियस फूड हो वो इंजॉयबल हो। अपने थॉट्स एक्सप्लेन करो, जैसे कि अब आपको अच्छे लगते हैं, कोल्ड ड्रिंक अच्छी लगती है, ये वेफर्स, पोटैटो वेफर्स अच्छे लगते हैं, तो ये हेल्दी तो नहीं है। लेकिन आपको ग्रीन लीफली वेजिटेबल्स पसंद नहीं होंगी, आधे लोगों को पसंद नहीं होती, घिया तोरी पसंद नहीं होती, ये न्यूट्रिशियस है लेकिन इंजॉयबल नहीं है। मेदू वेजिटेबल नहीं खाता, लेकिन क्या खाना पसंद है, बिस्किट, नूडल, ब्रेड, तो उसे क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है और पेट में दर्द होता है। तो आपको इन सब बीमारियों से छुटकारा दिलाने के लिए आप क्या सजेस्ट करोगे। हम उसे सजेस्ट करेंगे डाइटरी फाइबर्स कंज्यूम करने के लिए। रफेज, उससे क्या होगी, स्टूल मूवमेंट स्मूथ होगी, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करने में हेल्प करेगी। जो रेशमा है उसे डिम लाइट में देखने में दिक्कत होती है, तो डॉक्टर ने आई टेस्ट की और प्रिस्क्राइब किया एक पर्टिकुलर विटामिन की सप्लीमेंट, तो उसने कुछ खाने के लिए फूड आइटम्स भी दिए। तो आप बता सकते हो कौन सी डिफिशिएंसी डिजीज़ है उसके पास, कौन सा डिफिशिएंसी डिजीज से वो सफ़र कर रही है। यस, डिम लाइट में नहीं देख सकती, यानी उसके पास क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस की बीमारी है। कौन सा सप्लीमेंट दिया होगा, विटामिन ए। और 4 आइटम्स आप सजेस्ट करो, जैसे कि पपाया, कैरेट, मिल्क, और बताओ, हमने एक और देखा था मैंगो, ऐसे आप एनी 4 लिख सकते हो। आपको प्रोवाइड करेंगे ये तीनों चीज़, तो उसमें से आप क्या प्रेफर करोगे और क्यों। आपको कैन वाला फ्रूट जूस दिया है, फ्रेश वाला फ्रूट जूस या फ्रेश फ्रूट, तो हम इसमें से बेस्ट ऑप्शन लेंगे दैट इज़ फ्रेश फ्रूट, क्योंकि कैन वाले से तो फ्रेश फ्रूट अच्छा है, लेकिन फ्रेश वाले से भी फ्रेश फ्रूट अच्छा है, जूस नहीं। क्योंकि जूस में क्या होता है, डाइटरी फाइबर स्प्रेड आउट हो जाते हैं, अलग छट जाते हैं, डाइटरी फाइबर नहीं कंज्यूम कर पाते, इसलिए फ्रेश फ्रूट इज़ वन ऑफ द बेस्ट। गौरव को लेग में फ्रैक्चर आ गया है और प्लास्टर कर दिया है डॉक्टर ने ताकि बोन्स अलाइंड हो जाए, तो उन्होंने कैल्शियम की गोली दी है। सेकंड विजिट पर डॉक्टर ने उसे विटामिन डी का सिरप भी दिया है कैल्शियम टैबलेट्स के साथ, तो ऐसा क्यों। ये सब, इन सब के सवाल आपको आंसर करने हैं। तो कैल्शियम की टैबलेट क्यों दी है, क्योंकि इसलिए दी है क्योंकि उसकी बोन में फ्रैक्चर आ गया है, यानी कि बोन में क्रैक आ गई है, प्लास्टर हो रखा है, तो वो जल्दी रिकवरी हो पाएगी। कैल्शियम बोन्स को हेल्दी स्ट्रॉन्ग बनाता है और बेस ही कैल्शियम होता है बोन्स का।
सेकेंड विजिट पर विटामिन डी क्यों दिया गया? क्योंकि विटामिन डी क्या करता है, कैल्शियम की बॉडी में एब्जॉर्प्शन कराने में हेल्प करता है। क्या क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा आपके माइंड में कि जो चॉइसेस है मेड बाय द डॉक्टर इन गिविंग द मेडिसिन, तो भाई चॉइस अच्छी है, उसकी अच्छी चॉइस है तभी तो वो कर रहा है। पहले उसने इसलिए नहीं दिया होगा, उसे लगा होगा कि इसके अंदर विटामिन डी की कमी नहीं होगी, फिर उसे लगा कि ये ठीक ही नहीं हो रहा, इसलिए अगले हफ्ते उन्होंने विटामिन डी भी दे दिया। शुगर क्या है? कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है। हाँ जी है। शुगर को टेस्ट किया गया लेकिन वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं दे रहा। क्यों? क्योंकि शुगर एक एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन ब्लू ब्लैक कलर तो वही आइटम देगा जिसमें स्टार्च होगा। वो जो टेस्ट है वो हमने कार्बोहाइड्रेट का नहीं बताया, हमने स्टार्च का बताया। स्टार्च इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट बट नॉट अबाउट कार्बोहाइड्रेट एट ऑल। ठीक है। व्हाट डू यू थिंक कि रमन की स्टेटमेंट कि जो सारे स्टार्चेज हैं वो कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है, यही जो लाइन से पहले समझाई गई कि कार्बोहाइड्रेट एक बड़ा सा है, उसके अंदर स्टार्च है, ग्लूकोज है, शुगर है। तो इसका मतलब क्या है कि सारे के सारे स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं है, क्योंकि उसके पास शुगर भी है और कुछ भी है। एक डिस्क्राइब करो डिज़ाइन ऑफ एन एक्टिविटी, तो हम ऐसे एक्टिविटी करेंगे जैसे शुगर है, शुगर कार्बोहाइड्रेट है, ये इसी का रिवर्स आंसर हो जाएगा। लेकिन वो ब्लू ब्लैक कलर नहीं देगा क्योंकि वो स्टार्च नहीं है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट है। वाइल यूजिंग आयोडीन एक लैब में करते हैं, तो जो कुछ ड्रॉप्स है ना आयोडीन की मिट्टी की सॉक्स पे गिर जाती है और कुछ टीचर की साड़ी पे गिर जाती है। जो ड्रॉप्स साड़ी पे गिरी थी ना वो ब्लू ब्लैक हो गई हैं, बल्कि जो कलर जो सॉक्स का था ना वो चेंज नहीं हुआ। पता है क्यों? बताएं। जो फाइबर का खेल है, जो सॉक्स हैं वो बेसिकली नायलॉन या रियोन की बनती हैं, जो आर्टिफिशियल फैब्रिक होता है, और जो साड़ी का जो फैब्रिक था वो किससे बना हुआ था? स्टार्च से बना, यानी कि जो ये हमारा ये नहीं होता कॉटन वगैरह होता है, इससे बना होगा, तभी ऐसा हो रहा है। वाई आर मिलेट्स कंसिडर के हेल्दी चॉइस क्यों है? क्योंकि कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स सफाइज द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स? सिर्फ जस्ट मिलेट्स खाने से नहीं होगा, हमें कैन ईटिंग जस्ट मिलेट्स हमें सारी चीज़ें ही लेनी पड़ती हैं अप्रोप्रिएट तरीके से। यू आर गिवन ए सैम्पल ऑफ ए सोल्यूशन, एक सोल्यूशन का सैम्पल दिया गया है, तो आप हाउ वुड यू चेक कि वो एक आयोडीन सोल्यूशन है। अब आपको सोल्यूशन दे दिया तो हम क्या करेंगे? पोटैटो में कन्फर्म है कि वो स्टार्च है तो हम उसमें डाल के चेक कर लेंगे, अगर वो होगा ब्लू ब्लैक कलर हो जाएगा तो वो आयोडीन सोल्यूशन है, अदरवाइज नहीं है। तो लर्निंग फर्दर है कि आप अपनी मम्मी की हेल्प करो, फोर्टिफाइड फूड आइटम्स को दो। द अपरतानी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की, वो क्या करती हैं? सॉल्ट करते हैं टपायो टू फुलफिल देयर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स। मोर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है आपको, ठीक है, तपायो के बारे में। और रण भाजीज फ्रॉम महाराष्ट्र, तो ऐसे ही आपको लर्निंग फर्दर के बारे में बताया गया है कि आपको और इन्फॉर्मेशन भी आगे लेना है, आगे पढ़ाई करनी है। ये जो है ये आपके लिए दिया गया है, लर्निंग फर्दर वाला आपको खुद से करना है, आप इसके लिए टाइम ज़रूर निकालिएगा। और एक बार हम रिवाइज़ कर लेते हैं, हमने जो आज पढ़ा कल जो प्रीवियस वीडियो का है वो तो हम डिस्कस कर चुके थे। तो हमने यहाँ पे प्रोटीन का टेस्ट वगैरह देखा था, फिर उसके बाद हमने देखा इसकी समरी में तो खैर सब कुछ रिवाइज़ हो ही गया था, फिर भी एक बार देख लेते हैं। एक सेकेंड। फूड माइल्स, ठीक है, कैसे आता है? मिलेट्स न्यूट्रिएंट रिच सीरियल्स होते हैं, और ये पोटैटो वेफर्स, इन सब का बैलेंस डाइट क्या होती है और कैसे इनका डिस्टिंक्शन क्या। आज हमने इतना ही पढ़ा, फिर हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए, तो इसी के साथ जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हो गया। होप यू enjoyed this session very well. We will meet in next session. Till then, bye.